वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वेस्ट आईएएस पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी पीसीएस का जो पेपर है प्रीलिम्स वाला वो जस्ट अभी हो चुका है और आप सभी लोगों को अलग अलग सेगमेंट में क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होंगे ताकि आप अपने सही आंसर्स, कितने आंसर सही हुए आपके, आप उसको मैच करा सकें। तो इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो आपके जीएस पेपर 1 में पूछे गए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, जो कि एक बहुत अच्छी संख्या है अगर देखा जाए तो। पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एक तरफ लिस्ट दिया हुआ है लिस्ट 1 और दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हुई हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एमिशन गैप। ठीक है, ये आप लोग अपने जो भी सेट का आपके पास क्वेश्चन पेपर हो उसमें मैच करेगा। आई थिंक मेरे पास डी है, तो आपके पास जो भी होगा उससे आप मैच करा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और इकोनॉमी का क्वेश्चन नंबर 1 है। लिस्ट 1 में रिपोर्ट दी हुई है, जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और एमिशन गैप रिपोर्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3142। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिलीज करता है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है, सभी लोग जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, तो इस हिसाब से 3142 है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, और इकोनॉमी का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि रिपोर्ट से रिलेटेड है। मैं यहां लिखते जा रहा हूं, डिफरेंट रिपोर्ट्स दी हुई है। मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए गए हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 3241। 3241 ऑप्शन नंबर डी। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3241, है ना। डिफरेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें हिंट के लिए मैं लिख दे रहा हूं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना है। ठीक है, हिंट के लिए मैंने यहाँ पे एक लिख दिया आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ही। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज, अब ऐसे ही निकालते जाइएगा। इकोनॉमी का 2 हुआ और 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इकोनॉमिस्ट दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड बुक्स दी हुई हैं, मेडल, हिस्मैन, कार्लडोर और एडम स्मिथ। आपको पता है, एक तरफ इकोनॉमिस्ट ऑथर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी बुक्स दी हुई हैं। तो मेडल, हिर्शमैन, कार्लडोर, एडम स्मिथ दिए हुए हैं। उसका सही जवाब है 1 2 3 4, सारे सही क्रम में लगे हुए हैं। मेडल की जो बुक है वो इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स है। हिस्मैन की जो बुक है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। कार्लडोर है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एडम स्मिथ की जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और 1 2 3 4 है, ऑथर, इकोनॉमिक्स और उनकी बुक का मैच कराना है आपका। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, यहां से आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो 3 क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे आपके आ गए। ठीक है, क्वेश्चन का नेचर देखते जाइएगा। अब यहीं से आगे बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 35। ये है क्वेश्चन नंबर 35 और ये भी आपका जो है मैच द कॉलम से रिलेटेड है और क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, एक तरफ
क्रॉप और पेक्यूलियरिटी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 टाइम्स इन अ ईयर, वेस्ट बंगाल, सामने उसके दिया हुआ है मैचिंग के लिए। बिहार्स कंट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन 15.7% इन ओवरऑल राइस प्रोडक्शन, बिहार कंट्रीब्यूशन 15.7% है, जो कि अपने आप में रॉन्ग है। तो कह भी रहा है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बिहार तो यहां से सीधे सीधे निकल गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज समवेयर अराउंड 6%, है ना। कह रहा है बिहार का कंट्रीब्यूशन 15.7% है ओवरऑल राइस प्रोडक्शन में, विच इज रॉन्ग, 7% है ना। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए तो क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सी कह रहा है स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश, जो कि सही है। आइसोहाइट्स दैट डिसाइड वेस्टर्न लिमिट ऑफ राइस प्रोडक्शन 100 सेंटीमीटर, विच इज आल्सो राइट। तो ये करेक्टली मैच्ड है। इसमें जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो है बिहार वाला, विच इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, अब गिनते जाइएगा आप लोग 4 5। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू कॉटन क्रॉप्स। कॉटन क्रॉप्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें ध्यान में देना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है कॉटन इज मोस्टली अ खरीफ क्रॉप, विच इज राइट। कॉटन क्रॉप रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल वेरिंग बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर्स एनुअली, 50 to 100 कहा जाता है, विच इज 75, करेक्ट है, सही है। तो कॉटन इज मोस्टली ए खरीफ क्रॉप, कैश क्रॉप में आता है, खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल करेक्ट है। कॉटन क्रॉप रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरिंग बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली, विच इज राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ए कह रहा है बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 कह रहा है। ए मींस बोथ 1 and 2, है ना। कॉटन खरीफ क्रॉप, समझ जाइएगा, हिंट के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद तो कितने क्वेश्चन हो गए अपना देखते चलिएगा, यहां से हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 जो कि इकोनॉमी का क्वेश्चन नंबर 6 है। What does the term cereal yields refers to? अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? ठीक है, the amount of cereal crops produced per unit area of harvested land, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। और स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है the total production of cereal crops in a given country, किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है अमाउंट ऑफ सेरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड, और उसमें जो पर यूनिट एरिया है वो पर हेक्टेयर होता है, जिसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन नंबर सी जो कि कह रहा है ओनली 1, यही करेक्ट होगा। ए में कह रहा है बोथ 1 and 2, विच इज रॉन्ग, नीदर 1 nor 2, ये भी गलत है। पर यूनिट ऑफ एरिया हार्वेस्टेड, हम यहाँ पे पर यूनिट का मतलब हेक्टेयर से हम लोग लेंगे, तो बी वाला भी गलत है, सी वाला सही है, ओनली 1। तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हिंट के लिए मैं लिख दे रहा हूं सीरियल यील्ड्स, है ना, अनाज उत्पादन, आप लोग मैच करा लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हु प्रिपेयर्स पब्लिक पब्लिशेस द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। एमपीआई रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग जितने भी क्वेश्चन इसमें से पढ़ाए जा रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लास में मेरे द्वारा डिस्कस किए जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, जो स्टूडेंट्स क्लास जिन्होंने अटेंड किया है प्रॉपरली वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला कह रहा है वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, बिल्कुल गलत है, ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नहीं जारी करते। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, बिल्कुल OPHI है, जारी करता है। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी जारी करता है। अब कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। 3 और 4 हमारा सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर डी जहां से मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विच इज 3 and 4, ग्लोबल
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, GMPI। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब जिस भी क्वेश्चन नंबर पर आपके सेट में होगा आप उसे मैच करा लीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज 51, क्वेश्चन नंबर 51 और इकोनॉमी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। असर्शन कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय ब्रंटलैंड रिपोर्ट, और रीजन कह रहा है द ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द लिमिट्स टू ग्रोथ। Select the correct answer from the codes given below. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is false, but R is true. Option number C, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. D, A is true, but R is false. तो ध्यान रखिएगा, the concept of sustainable development was popularized by the Brundtland report, बिल्कुल सही बात है। जो assertion है वो सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट से ही आता है, और कह रहा है द ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज आल्सो नोन एज द लिमिट्स टू ग्रोथ। ये गलत है। जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है उसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है उसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, और द लिमिट्स टू ग्रोथ ये एक सेपरेट रिपोर्ट ही है। ठीक है, जिसे MIT के साइंटिस्ट ने 1972 में पब्लिश किया था। तो जो रीजनिंग है वो करेक्ट नहीं है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को हम लोग आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हैं, जो कि 1987 में आया था, और 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ आया था। हालांकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे में ये कहें कि दोनों जो है पर्यावरण पर ही फोकस्ड है, ये कहें हम। तो ए सही है और रीजन गलत है। तो A is true but R is false. D is the right answer. 51 का D सही जवाब होगा, है ना। और इसमें मैं लिख दे रहा हूं ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 51 का D सही जवाब है, जो कि इकोनॉमी का 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले। यहां तक सबको समझ में आ गया है? अभी डिटेल में इन सबको मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं आप लोगों को आंसर की दे रहा हूं केवल। अब इन सबको कुछ क्वेश्चंस जरूरी हैं जिनका डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, जो कि एक परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 91 है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एक तरफ योजनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ वो योजनाएं कब लॉन्च हुई, उनके लॉन्च होने का डेट दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक बार पूछा गया, दूसरी बार पूछा गया, अभी आगे फिर ये आएगा। तो योजना और उनके लॉन्च होने का डेट भी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, लिस्ट 1 में दिया हुआ है। दूसरा जल जीवन मिशन, सी है स्वच्छ भारत मिशन, और डी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं 4321। ठीक है, 4321 जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी है तो मैं इसको हिंट के लिए लिख रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, इससे आपको ध्यान आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपना क्वेश्चन को आराम से आप यहां से मैच करा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मेरे में 91 है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4321 4321। आगे पूछा जा रहा है विच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, और कह रहा है कि HDI में कौन से इंडिकेटर यूज किए जाते हैं? इनकम लेवल, एजुकेशन, कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट नहीं होता है, 3 इंडिकेटर्स होते हैं, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, और
आपका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जो कि इनकम लेवल से इसे मेजर किया जाता है। तो पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, HDI का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, इसके बाद 93 पे आ जाइए। 93 कह रहा है, arrange the following scheme launched by the government of India in chronological order and choose the correct answer from the quotes given below। देखिए फिर दोबारा स्कीम आ गई और उनके लॉन्च डेट आ गया, उनको सही ऑर्डर में लगाना है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। ठीक है, अब इनको सही ऑर्डर में लगाना है, तो ये ऑलरेडी सही ऑर्डर में लगे हुए हैं। 1 2 3 4 सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब इसमें मैं पहली स्कीम लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आसानी हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ऑलरेडी सही क्रम में लगा हुआ है। ठीक, अब एक थियरी से क्वेश्चन और पूछ दिया है। माल्थस अर्ग दैट द पॉपुलेशन ग्रोज इन प्रोग्रेशन while एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑब्लिक फूड सप्लाई ग्रोज इन प्रोग्रेशन, मतलब दोनों फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो पॉपुलेशन किस प्रोग्रेशन में ग्रो करती है और उसी के प्रोपोर्शन में फिर फूड सप्लाई किस प्रोपोर्शन में ग्रो करती है, वो आपको भरना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या डैश फिल इन द ब्लैंक्स प्रगति में बढ़ती है, जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति डैश प्रगति में बढ़ती है। निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही उत्तर चुनिए। तो सही जवाब है सॉरी इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 है। तो माल्थस के हिसाब से अगर देखा जाए तो खाद्य आपूर्ति यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, जिसे अंक गणितीय प्रगति कहते हैं, तो जनसंख्या जिमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, जिसे ज्यामितीय प्रगति कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी माल्थस लिख दे रहा हूं। पॉपुलेशन की थियरी, इसका ग्राफ वगैरह आप देखेंगे तो कुछ ऐसे बनता है। इधर आपका जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। ये आपका फूड सप्लाई बढ़ रही है, ये आपका जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई इस तरीके से बढ़ती जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा ही ग्राफ आता है उसका, अगर आप देखेंगे तो। ठीक, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर चलें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 95 है, और 95 कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट फिस्कल पॉलिसी रेस्पॉन्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक इन रेस्पॉन्स टू द एग्रावेटेड ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई थी। ठीक है, तो पहला कह रहा है डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी। भाई खाद्य आपूर्ति, वैश्विक खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुई है, अब उसके लिए हम अपने यहाँ सब्सिडी को घटाएंगे तो नहीं, तो सब्सिडी को घटाने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी रुक जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन है नहीं। इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, बिल्कुल नहीं है। अगर आप फूड एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर टैक्स को बढ़ाएंगे तो जो आपूर्ति ऑलरेडी बाधित है वो और ज्यादा बाधित होगी। और दूसरा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑलरेडी इकोनॉमी में है, तो वो और ज्यादा लोगों को इन्फ्लेशन फेस करने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा भी ऑप्शन सही नहीं है। रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये हो सकता है। तो ओनली 3 इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ओनली 3, केवल तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इकोनॉमिक सर्वे 22-23 की बात कर रहा है, यहां से आप अपने क्वेश्चन को मैच करा सकते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 और 13। आगे बढ़ते हैं।
फिर लिस्ट वन और लिस्ट टू, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन में सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और लिस्ट टू में बेनिफिशियरीज और उनके कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, बेनिफिशियरीज के कंट्रीब्यूशन, जो लाभार्थी हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे उस स्कीम में, उसको दिया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2 3 4 1। मैं लिख दे रहा हूं, उधर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, सीधे सीधे आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 2 3 4 1, 2 3 4 1। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, पहली योजना का नाम लिख दिया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ध्यान रख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा मैच करा लीजिएगा। इसके बाद 97 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97, इकोनॉमी का क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है असर्शन में डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। बात तो सही है, डेवलपमेंट को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और वेलफेयर बढ़ रहा है। ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ये भी बात सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, बट आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही जवाब है ना भाई। पहला भी सही है, असर्शन सही है, डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पर्याप्त माप नहीं है, माप तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सब कुछ इससे हमें नहीं पता चलता, वो नेशनल इनकम में हम लोग इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सी सही जवाब है इसका, असर्शन रीजनिंग का है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 98 भी है, विच मेजर्स आर इसेंशियल टू अचीव गोल 4 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 2030। अब 15 16, क्वेश्चन नंबर 98, सभी लोग जानते हैं कि देयर आर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच हैज टू बी अचीव्ड बाय 2030। ठीक है, जिसे हमें अचीव कर लेना है 2030 तक। तो 17 है, जो गोल 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। तो कह रहा है विच मेजर्स आर एसेंशियल टू अचीव, कौन से जो उपाय हमें अपनाने चाहिए, है ना। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं। शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, बिल्कुल सही है। स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, यह भी बिल्कुल सही है। कृषि कार्यक्रमों का विस्तार जरूरी नहीं है, प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि जरूरी नहीं। पहला दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, SDG लिख दे रहा हूं 2030, यहां से आपको पता चल जाएगा, अपना देख लीजिएगा। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़े, टोटल 10 क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ये सारा हो गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं इसे रफ करके इसे मिटा दूं और मैं आगे के क्वेश्चंस को लिखूं। ऊपर का ही थोड़ा मिटाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये आई थिंक 4th क्वेश्चन है, स्कीम और उसके ईयर से रिलेटेड। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और प्रधानमंत्री जन धन योजना।
ठीक है, तो ये ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में लगे हुए हैं। जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में लॉन्च किया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लॉन्च की गई। ऐसे ही नरेगा 2005 में आया और प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 114 सभी 1 2 3 4 करेक्ट ऑर्डर में लगे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IRDP आपके हिंट के लिए। ठीक है, इसके बाद 115 कह रहा विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है ना, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। दूसरा कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा कह रहा है जेएम किन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1 सही है, 2 और 3 सही है। ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, गलत है। डेवलपिंग इकोनॉमी हम लोग, अंडर डेवलप्ड से बढ़ करके डेवलपिंग इकोनॉमी हम लोग हो गए। और आपने लगातार सुना होगा कि हम 2000 जो है 50 तक या 2060 तक जैसे जैसे गवर्नमेंट क्लेम करती रहती है इतने समय तक हम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, गलत है। विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सही है। दूसरा सही है। जेएम किन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, गलत है। जॉन मेनार्ड किन्स जो है अगर इकोनॉमी को फर्दर सेगमेंटाइज करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर ग्रुप में उन्हें जरूर जाना जाता है, बट अगर केवल इकोनॉमिक्स लिखा हुआ तो इकोनॉमिक्स के फादर ग्रुप में एडम स्मिथ को हम लोग जानते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द वेल्थ, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ की बुक है। तो थर्ड भी गलत है। पहला गलत हुआ, दूसरा सही हुआ और तीसरा गलत हुआ। ओनली 2 इज करेक्ट। ओनली 2 इज करेक्ट और ऐसा दे नहीं रखा इन्होंने। तो 2 और 3 इज करेक्ट अगर हम माने, क्योंकि पहला तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी है, ये तो बिल्कुल सही है। तो दूसरा करेक्ट है। जेएम किन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये स्टेटमेंट मैंने बताया पार्सली करेक्ट हो सकता है। तो 2 और 3 को हम लोग लेंगे। ठीक है, 2 और 3 डी को करेक्ट मान सकते हैं फिलहाल के लिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 115 को एक बार इनको करेक्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग करेक्ट मान सकते हैं। कौन सा विच विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, हम लोग डी मानेंगे इसका। अगर ऐसी बात है तो डी को हम लोग करेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी के संदर्भ में ही सही मान लेते हैं तो सही मान लेंगे। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बट फिर भी एक बार ये देखने वाली बात होगी, मैं आपको इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सही है ना भाई। जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सही है। ए, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, गलत है। A is true and R is false. D is the right answer. Again D, एक्सचेंज रेट वाला क्वेश्चन है। एक्सचेंज रेट का ये क्वेश्चन है और इससे ऊपर वाला मैं लिख दे रहा हूं जेएम किन्स, जिसमें लिखा हो आप समझ लेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117। With reference to India, consider the following event: nationalization of banks, formation of regional rural banks, adoption of villages by bank branches.
Which of the above events can be considered as steps taken to achieve financial inclusion in India? भाई तीनों ही स्टेप्स हैं. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी है, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स भी है, अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस है, 2017 में इसको स्टार्ट किया. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही किए गए. तो 1 2 3 17 का बी सही जवाब होगा. फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन. ठीक है, इसके बाद 118 पर आ जाते हैं. विथ रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 118. With reference to National Food Security Act, which of the following statement are correct? It will cover up to 75% rural and 50% urban population. बिल्कुल सही बात है. It has a special focus on nutritional support to women and children. ये भी सही है. It was enforced on July 5, 2010. गलत है. National Food Security Act 2013 उसका पूरा नाम ही है. थर्ड वाला ऑप्शन गलत है. उसका सही जवाब होगा are correct. First and second. Option number D. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन अब आगे बढ़ेंगे यहां से हम लोग. क्वेश्चन नंबर 119. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स. भाई बिल्कुल सही बात है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ लेते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड पर बात किया जाता है. पॉजिटिव रिलेशन है. द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स. बिल्कुल सही है. तो असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन है तो इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी इज द राइट आंसर होगा. 119 का सी सही जवाब है. ठीक है, सी इज द राइट आंसर. ठीक, ये आपका कह रहा है समझने के लिए HDI एंड SDG की बात कर रहा है. ठीक है, 119 16 17 18 19 20 21 22. नेक्स्ट 121. 121 ये काफी करंट का क्वेश्चन है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस क्योंकि गवर्नमेंट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात आ रही है. दो लिस्ट दिए गए हैं, एक तरफ स्टेट दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी रैंकिंग दी गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो किस पोजीशन पर आते हैं. तो स्टेट्स में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका है और उधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा हुआ है. तो अभी हाल ही में जो रिलीज हुई थी कुछ समय पहले ये स्टेट्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो आपको पता होगा कि यूपी उसमें टॉप पर था जो कि लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कर रहा है. तो महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पर था. महाराष्ट्र पहले दिया हुआ है तो वो सेकंड पोजीशन पर है. उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे दिया हुआ है जो कि पहले फर्स्ट नंबर पे आएगा. तो 2134 बी इज द राइट ऑप्शन. मैं यहां पे मैचिंग लिख दे रहा हूं 2134. ठीक है, स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर सीई लिख रहा हूं. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 121 था. 120 भी है. 120 मुझसे मिस हुआ विच इज 24. 120 देख लें. कह रहा है यहां भी मैच द कॉलम ही है. लिस्ट 1 कंटेन्स द नेम्स ऑफ कंट्रीज वेयर एज लिस्ट 2 shows the rank as remittance received in the year 2022. मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. लिस्ट 1 में कंट्री और लिस्ट 2 में उनकी रैंकिंग दी गई और रेमिटेंस रिसीव करने में उनका क्या पोजीशन रहा है. तो ध्यान रखिएगा इंडिया तो वहां एक नंबर पर है रेमिटेंस रिसीव करने में, फॉलोड बाय मैक्सिको, चाइना एंड फिलीपींस. द राइट आंसर इज 2314.
बी 2314, ठीक है। और ये प्राइवेट रेमिटेंसेस वाले हैं, ये प्राइवेट रेमिटेंसेस है, निजी प्रेषण इनको बोलते हैं। प्रवासियों द्वारा जो भेजा जाता है ना, प्राइवेट रेमिटेंसेस, निजी प्रेषण, ठीक। बाहर जो लोग रहते हैं वो इंडिया को पैसा भेजते हैं, तो उसके हिसाब पे रैंकिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिको, चाइना, इंडिया, फिलीपींस लिस्ट 1 में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमने मैच कराया, तो 2314 हमारा सही ऑर्डर है, ठीक है। तो टोटल 24। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। दो क्वेश्चन और रह गए हैं। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन ही हैं। टोटल 26 यहाँ लिखा हुआ है। 1 2 3 एक बार देख लेते हैं। फोर 5। अच्छा ओके, ये क्वेश्चन नंबर 43 आई थिंक मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 43 भी है इसमें, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 43 को हमने नहीं लिया था, जूट का। क्वेश्चन नंबर 43 भी है अपने पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जूट इज एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया। और रीजन कह रहा है जूट इज ए खरीफ क्रॉप शोन फ्रॉम February to June and harvested from July to October. Select the correct answer from the codes given below. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. A is false but R is true. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. इसका सही जवाब है, assertion कह रहा है जूट इज एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया, विच इज ट्रू। assertion is true। और जूट के बारे में कहा जा रहा है जूट इज ए खरीफ क्रॉप shown from February to June and harvested from July to October. Both are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. असर्शन रीजनिंग में जूट एक इंडिजिनस प्लांट है और इसके रीजन कह रहा है कि खरीफ क्रॉप है जिसे फरवरी से जून और हार्वेस्ट किया जाता है जुलाई से अक्टूबर में। तो हार्वेस्टिंग तो इसी तरह से होती है जूट की, और ये खरीफ क्रॉप भी है, तो रीजन भी सही है, लेकिन इससे ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि इट इज एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जवाब सी होना चाहिए। 43 का सही जवाब सी होना चाहिए। तो 43 शायद हमने इंक्लूड नहीं किया था, विच इज 6, ठीक है। और एमपीआई की बात हमने की ही। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात नहीं की। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 भी है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बिटवीन जुलाई सितंबर 2019 टू जुलाई सितंबर 2022। जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्थिर रही है या घट गई है? सही जवाब है घट गई है, यह घट गई है। Say the correct answer from the codes given below. 2 is true but 1 is false. Both 1 and 2 are false. 1 is true but 2 is false.
both 1 and 2 are true. 2 is true but 1 is false. ऑप्शन नंबर ए, ये झूठ वाला क्वेश्चन था और ये जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 49। ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे। तो ये टोटल आपके 24, 25 एंड 26, टोटल 26 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि इकोनॉमी से आपके पूछे गए हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पीएलएफएस जारी करता है ना, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। इससे पहले आया करता था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसको कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जारी करता था। पीएलएफएस सर्वे करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सो 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इस हिसाब से देख रहे हैं टोटल 26 क्वेश्चन है, मे बी एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा और आंसर को मैच कराएं। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।